लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर कराया जाएगा विकास। हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला। 26 सरकारी और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क होंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन। पीजीआई रोहतक में टेली परामर्श सेवाएं होंगी शुरू। हरियाणा में आज से भाजपा का सदस्यता अभियान हुआ शुरू। हेल्पलाइन नंबर जारी कर सीएम ने कहा, विकसित हरियाणा बनाने के ध्येय को सरकार करने में निभाए अपनी भूमिका। और उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हुआ छठ महापर्व। श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आस्था के इस पर्व में दिखती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास विभाग के साथ सरकारी परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज व विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रीपेड मीटर स्कीम के लिए 5% छूट देने पर हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में लाइन लॉसेस 34% से कम होकर 10% तक पहुंच गया है। हरियाणा देश का इकलौता राज्य है जिसकी वितरण की सभी बिजली कंपनियां A+ रेटिंग की हैं। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर विकास कराया जाएगा, वहीं स्मार्ट सिटी को भी विकसित करने का कार्य जारी है। इसकी भी स्कीम दी गई है, उसका केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है। उसमें प्रगति थोड़ी कम है क्योंकि अलग अलग मॉडल के ऊपर सिस्टम बनाया गया है। कुछ यहाँ विरोध की बातें भी सामने आई कि साधारण कंज्यूमर जो है डोमेस्टिक उसको प्रीपेड में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए प्रायोरिटी तय कीजिए कि सबसे पहले सरकारी कार्यालय जितने हैं उनमें प्रीपेड मीटर ये लगाए जाएंगे। इसके बाद तो एक कंसेशनल रेट्स इसके करने की भी घोषणा यहाँ पहले से की हुई है। तो उसमें कमर्शियल है, उसमें इंडस्ट्रियल है, उसमें इंस्टीट्यूशनल है, या जो वेल पेइंग कैपेसिटी रखने वाले ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर पहले लगाएंगे और शहर जब इसका लाभ लोगों को पता लगने लगेगा फिर सामान्य कंज्यूमर। नई डिमांड भी मेट्रो की कानून की रखी गई है। उसमें भारत सरकार की नीति यही है कि जहाँ पहली जो मेट्रो चल रही है उसका एक्सपेंशन ये प्रायोरिटी है। नए शहरों में उसके बाद किया जाएगा, उसकी एक्सपेंशन की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के संकल्प पत्र के 2 प्रमुख वादों को पूरा करते हुए बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य हरियाणा के लोगों के लिए आवश्यक नेत्र देखभाल को और अधिक सुलभ बनाना है। इसके अलावा सीएम ने पीजीआई रोहतक में टेली परामर्श सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की। इस सेवा से राज्य के निवासियों को बिना किसी खर्च के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। वे कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पूरे राज्य में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बनाना है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद थीं। सीएम ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से पैसे लेने के आरोप में कुरुक्षेत्र के अग्रवाल नर्सिंग अस्पताल का एमपैनलमेंट रद्द करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीज या उसके परिजनों से नगद पैसे लेते हुए या एडवांस भुगतान के लिए हस्ताक्षर मांगता हुआ पाया गया तो उसका एमपैनलमेंट तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान उपलब्ध रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। समय पर सहायता प्रदान करने और रोगियों की शिकायत को दूर करने के लिए सभी सिविल अस्पतालों में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2024 से पहले 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 718 उप स्वास्थ्य केंद्र, 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 825 स्वास्थ्य संस्थान चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर भाजपा के हरियाणा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत अपने सदस्यता का नवीनीकरण कर अत्यंत गौरव महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से आरंभ ये अभियान प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक पहुंचेगा और सभी को विकसित भारत, विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प से जोड़ेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि टोल फ्री नंबर 8800022024 पर मिस्ड कॉल अथवा नमो ऐप के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। अंत्योदय के संकल्प और नॉन स्टॉप हरियाणा को विकसित बनाने के हमारे ध्येय को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएं। जीरो 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 2024 इस नंबर के ऊपर आप मिस कॉल करेंगे, आपके पास एक लिंक आ जाएगा और लिंक को आप उसको खोल करके अपना पूरा का पूरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सारा उसके अंदर आप अपना डाटा फिलअप करेंगे तो आपके पास एक रसीद वहाँ से आपके मोबाइल के ऊपर ही आ जाएगी और आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ उत्सव के अवसर पर कल कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय पूजा महोत्सव में शिरकत की और सभी को छठ उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य ग्रहण के समय देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है, आज उस ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर गर्व का अनुभव हो रहा है। ये पर्व भी सूर्य की उपासना का पर्व है। उन्होंने कहा कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देश भर में मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल के मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर स्थापित भगवान सूर्यदेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छठ महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमें प्रकृति से प्रेम, जल वायु को स्वच्छ रखने और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ आज 4 दिन के इस महापर्व का समापन हो गया है। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए छठव्रती सूर्य की उपासना करते हैं। उपासना के बाद में प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटों का पारण हो जाता है। ट्राई सिटी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों के तटों पर सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ दिया। इसके अलावा लोगों ने झीलों, जलाशयों और अस्थायी रूप से छतों पर जल संग्रह कर छठ पूजा मनाई। प्रकृति के अनुसार से जितने भी फल हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं, ऐसे सभी फलों का उसमें हम लोगों ने प्रसाद के रूप में रखा है।
तथा उसमें जो फल के रूप में प्रसाद के रूप में गुड़ और आटे का घी से बना हुआ ठेकुआ बोलते हैं छठ में, हमारे बिहार में उसको ठेकुआ बोलते हैं। ये मुख्य प्रसाद होता है। वो मुख्य प्रसाद के रूप में दिन भर सब लोग मिलकर बिना स्नान करने के उपरांत बिना खाए सब लोग मिलकर इस प्रसाद को बनाते हैं। परिवार के सब लोग बिना किसी तरह के चाय पिए और बिना खाए हुए, और सब लोग मिलकर प्रसाद बना के फिर प्रसाद के रूप में भगवान सूर्य को और छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्घ देते हैं। इसको बोला जाता है लोक आस्था का महापर्व, जिसमें जो है अपने शरीर को, घर आंगन चारों बगल सफाई, एक एक चीज, खान पान सारा शुद्ध, मतलब एक एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। इवन हम लोग बात करते हैं तो जो माता का प्रसाद चढ़ता है, फेस ऐसे कर कर की कोई थूक का एक कण हो, कुछ भी हो उसमें ना जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी दूर रखा जाता है कि मतलब वो लोग छुए नहीं, गंद नहीं करे। तो माता जी का असीम कृपा है जो हम सारे मिल के और पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग मनाते हैं। हिसार में छठ पूजा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। शहर के जिंदल पार्क में विधायक सावित्री जिंदल की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सरोवर की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर विधायक सावित्री जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा कि पूर्वांचल के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। छठ पूजा जो है ये बिहार वालों का, मतलब पूर्वांचल वालों का बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो मेरी तरफ से इनको बहुत 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 बधाई। इन लोगों ने 3 दिन से व्रत रखा हुआ है लेडीज़ ने, कि मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार के लिए सभी लोग करते हैं। मैं भी अपने परिवार के लिए करती हूँ कि मैं परिवार है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग बहुत खुश हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौके पर आचार्य शिव पूजन मिश्र ने बताया कि पहले दिन नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला ये उत्सव 36 घंटों के निर्जला उपवास के बाद सुबह सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होता है। उपवास रख करके कुछ नहीं खाते हैं। शाम के समय कद्दू और चावल इत्यादि खाते हैं साफ सफाई के साथ में। दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं, और शाम के समय खीर पूरी बना के भगवान नारायण के भोग लगा करके हवन करके बांट करके खाते हैं। चार में सब यहाँ लोग 10,000 की संख्या में आते हैं। जो विधायक सावित्री जिंदल जी हैं, उन्होंने आज के 20 साल पहले अनुमति दी थी। सब व्यवस्था उन्हीं का है। छठ पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें दिवाली की तरह छठ पूजा की प्रतीक्षा रहती है। ये व्रत पति और बेटे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। छठ के अवसर पर यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे यहाँ वाले दिवाली का इंतजार करते हैं, वैसे बिहार वाले छठ पूजा का इंतजार करते हैं। और ये कहते हैं ना कि मतलब बेटे के लिए और हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है। हमारा त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको हम और त्यौहार से भी ज़्यादा अच्छा मतलब सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया उन्होंने। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने करनाल दौरे के दौरान प्रेमनगर आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता हरजीत संधू को भाजपा ज्वाइन कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया था उसे लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार हावी था। कांग्रेस की मंशा यही रही थी कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करो और उसके बाद जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं। सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि किसान इसका उचित प्रबंध करें, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाने का भी कारण बनता है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। सरकार किसानों का पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है। किसान पराली को इकट्ठा कर उसे हरियाणा सरकार के द्वारा लगाए गए प्लांट में भी दे सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक फायदा भी मिलेगा। हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छी योजना उसके अंदर बनाई है। हमने किसानों से भी अपील किया है कि आप पराली मत जलाइए, और उसके लिए हमने अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि अगर सब्सिडी के ऊपर किसानों को हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट और उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तो उसकी और योजना बना करके हम उन तक लाभ पहुंचाने का काम करें, ताकि वो पराली ना जलाएं। और क्योंकि पराली जलती है तो उसका स्वयं का नुकसान भी खेत में होता है, वायु पोल्यूशन होता है, उससे आम जन को भी नुकसान होता है। और हमने ये प्रबंध किया है कि हमने जो प्लांट लगाए हैं उस प्लांट के अंदर पराली को
हम ले जा करके उसका लाभकारी मूल्य भी ले सकते हैं। विदेश से आने वाले धमकियों भरी कॉल के सवाल पर सीएम ने कहा कि इस पर सरकार का सख्त रवैया है और पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। 13 नवंबर के विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके अंदर कई बिल भी आएंगे और ये नई सरकार का पहला सेशन है और इसमें पिछले बिल पर भी चर्चा की जाएगी। के लिए हमारा सख्त रुख है। हमने कहा भी है कि ऐसे जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको कोई बख्शने का सवाल नहीं है। हमारा बिल्कुल ही सख्त उसके ऊपर रवैया है, उनको सजा मिले, वो जेल में जाएं। हमने अपने पुलिस अधिकारियों को भी इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों के साथ कहीं पर भी कोई नरमाई की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये तीसरी सरकार का पहला सेशन है, पहला ही सेशन है और इस सेशन के अंदर हमने जो पीछे कई निर्णय किए थे उन निर्णयों के कुछ बिल भी विधानसभा के अंदर आने वाले हैं और अच्छा रहेगा। हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम मजबूती से हमारी सरकार काम करेगी। भिवानी के भीम स्टेडियम जारी अग्निवीर भर्ती के 5वें दिन आज जनरल ड्यूटी स्टाफ के लिए चरखी दादरी, कोसली और अटेली के तहसील के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अभ्यर्थियों का प्रवेश बैच ज्वाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले कुल 6,279 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। रोजाना अलग अलग जिलों से 650 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की जा रही है। रैली में पहुंचे युवाओं ने बताया कि यहां से उन्हें देश सेवा करने का अवसर मिलेगा। यहां पर दौड़ के लिए बेहतर ट्रैक बनाया गया है। उन्होंने अपनी दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आगे अन्य शारीरिक व मेडिकल परीक्षण होंगे। प्रतिभागियों ने बताया कि वह भारतीय सेना में जाकर देश सेवा के लिए उत्सुक हैं। पूरा टाइम दे रहे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और मेडिकल वेरिफिकेशन भी हो गया है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज मेरा फिजिकल था अग्निवीर का, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं मेरी और अग्निवीर अच्छी योजना हमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आज इतनी मेहनत की है उसका आज सफलता मिल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारा स्टाफ सारा सब कुछ सपोर्टिव है, मतलब कुल मिला के मज़ा आ रहा है जी। मतलब जो कुछ भी है, जितने भी अपने भाई आ रखे हैं, जितने भी जिन्होंने मेहनत करी है सारे खुश हैं। हंसते चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हाँ ये है कि जिसने मेहनत करी है ना उसका हो गया है, अब जिसका नहीं हुआ उस भाई को तो अगली और मेहनत करनी चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा राज्य में डीएपी की कमी को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है और सुरजेवाला किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार हरियाणा पर दोष लगा रही है, जबकि उसे यमुना की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, जहां 2 दर्जन से ज्यादा नाले सीधे नदी में गिर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हरियाणा सरकार तो प्रयास कर रही है भाई नदियाँ साफ रहे और उसमें जो टाइम लगता है कुछ वो अलग बात है। प्रयास तो यही रहेगा साफ रहे, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है 2 दर्जन से ऊपर नाले हैं उनके वहाँ जो इसको ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनका प्रबंध करना चाहिए। उनका प्रबंध सरकार ने करना चाहिए, वो नाले ना मिले उसको। प्रदेश की मंडियों में धान और बाजरे की फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में अब तक 50,69,092 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 49,72,833 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों में फसल खरीद का पैसा सीधे भेज रही है। अब तक धान और बाजरा किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें धान किसानों को 1,961 करोड़ रुपए और बाजरा किसानों को 1,039 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसान संतुष्ट हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को मंडियों में प्रवेश के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन गेट पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। फतेहाबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर में जाकर सर्वे करने के आदेश दिए हैं। जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर विष्णु मित्तल ने बैठक करते हुए बताया कि डेंगू से निपटने के लिए विभाग ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। टेस्टिंग से लेकर आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम हर सरकारी अस्पताल में है। टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताकर एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। जिले में अब तक 3,57,000 स्थानों पर जांच की गई है। इनमें 2,059 स्थानों पर डेंगू का लार्वा मिला, जिस पर 2,724 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है, इसलिए घरों में कूलर, फ्रिज, गमलों इत्यादि में पानी जमा ना होने दें। वो भी जल्दी 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी लगभग पेशेंट्स हमारे ओपीडी में दवाई लेकर चले गए थे। थोड़े बहुत पेशेंट्स को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी, बट वो 2-3 दिन में ठीक होकर चले गए थे। किसी को प्लेटलेट्स ऐसा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे हॉस्पिटल्स में। हमारी टीमें लगातार फील्ड में जागरूक कर रही है। लगभग 250 के करीब हमने अभी तक नोटिस वगैरह दिए हैं ऐसे घरों में या ऑफिस में जहाँ हमें मॉस्किटो की ब्रीडिंग मिली है। वही बात है कि मच्छर ये साफ़ पानी में पनपता है और घरों के अंदर जो भी अपने बर्तन वगैरह होते हैं, कूलर, टंकी होती, गमले वगैरह, तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसको टाइम टू टाइम सफाई करें ताकि मच्छर वगैरह अंडे ना दे सकें, उसकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाए। बाकी जहाँ जहाँ केस आ रहे हैं वहाँ पर फॉगिंग भी हो रही है। शहरी क्षेत्र में भी फॉगिंग हो रही है, रूटीन में भी हो रही है थोड़ी बहुत जगह, और रूरल क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ केस आते हैं, प्रावधान यही है कि जहाँ केस आते हैं वहाँ फॉगिंग होनी ज़रूरी होती है। तो वहाँ फॉगिंग पंचायतों वाले और अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। लोगों ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि टीमें घर घर जाकर जांच करने के साथ ही जागरूक भी कर रही हैं। बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत रहकर इनसे बचा जा सकता है। मरीज भी हो सकता है। बाकी जो वायरल बुखार के कारण काफी दिक्कत आ रही है। मेरे वार्ड में काफी मरीज है जो वायरल की पेट में आए हुए हैं। दवाई आजकल इलाज काफी महंगे हैं। जैसे कि एक लड़का है मेरे वार्ड में, 5-6 साल का लड़का है, 15 से 20 दिन हो गए उसको बुखार ठीक नहीं हुआ। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है। जिले में डेंगू के अब तक 126 और मलेरिया के 28 मामले सामने आ चुके हैं। इसी को देखते हुए सीएमओ अशोक कुमार ने बताया कि जिले में मच्छरों की रोकथाम के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। साथ ही नगर निगम द्वारा फॉगिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास भी सफाई रखें और पानी जमा ना होने दें। डेंगू के अभी तक फरीदाबाद जिले के अंदर 126 केस आए हैं और इसके लिए हमने जो हमारी रैपिड एक्शन टीम बनाई हुई है, हमारे बहुउद्देशीय कर्मचारी और रूरल एरिया और जो अर्बन के जो सेक्टर हैं उनके अंदर तैनात हैं। वो घर घर विजिट करते हैं जहां उन्हें संग्रहित पानी मिलता है जिसमें मलेरिया का लार्वा या डेंगू का लार्वा पनपता है। वो उनको खाली करवा कर उनको नोटिस देते हैं और जहाँ बड़ा पानी का संग्रह है वहाँ पर वो काला तेल डालते हैं और जहाँ बड़ी मात्रा में मलेरिया मच्छर का प्रकोप है वहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा फॉगिंग की जाती है। जहाँ केस निकलते हैं स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग करता है। उधर फरीदाबाद की विजिलेंस विभाग की टीम ने बीके अस्पताल में छापेमारी करते हुए लैब में रखे सामान और दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यहां फर्जी आयुष्मान कार्ड और दिल के मरीजों के उपचार में पुराने सामान का इस्तेमाल करने की शिकायतें मिल रही थी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे इस हार्ट सेंटर पर कार्रवाई के बाद सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सेंटर के संबंध में एक शिकायत सीधे विजिलेंस से की गई थी। वहीं अस्पताल के प्रबंध निदेशक व चेयरमैन ने कहा कि उपकरणों और मशीनों के अभाव में फिलहाल सेंटर में मरीजों की एंजियोप्लास्टी रोक दी गई है। अग्रिम आदेशों तक सर्जरियां भी बंद रहेंगी। वगैरह सीज किए हैं विजिलेंस में। उसके बाद से उन्होंने वो जो पेशेंट थे 3 पेशेंट उनके इंडोर थे वो डिस्चार्ज कर दिए, रेफर कर दी और कार्डियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई उसमें ये है उनका जो
HR वगैरह कुछ स्टाफ वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट नहीं और ना कोई वहाँ पर OPD या इंडोर या कोई प्रोसीजर आज की तारीख में हो। उसमें की जो मशीन वगैरह ये तो इन्होंने नहीं खरीदी थी जैसे हम, लेकिन जो कुछ जो क्योंकि जो कंप्लेंट थी वो हमारे पास ना होकर सीधे विजिलेंस के पास कंप्लेंट थी और उसमें उसकी कोई कॉपी हमारे पास नहीं है। उसमें कुछ एलिगेशन उनके ही कोई पुराने एम्प्लॉय ने उन पर लगाए थे कि ये जो इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं। टीबी यानी तपेदिक को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में आज नारनौल के सरकारी नागरिक अस्पताल में 3 स्पेशल मेडिकल वैनों को रवाना किया गया। 100 दिन में ये वैनें महेंद्रगढ़ जिले के सभी गांव में जाकर टीबी के मरीजों की पहचान करेगी और उनका इलाज करवाएंगी। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने इन वैनों को हरी झंडी दिखाते हुए बताया कि इन वैनों में मोबाइल मशीन से एक्सरे किए जाएंगे और जिन लोगों में टीबी के लक्षण हैं, उनकी पहचान कर उन्हें दवाइयां दी जाएंगी। हमारा लक्ष्य इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है और मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ बनाना है। कैंप का उद्देश्य ये है कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा टीबी के बारे में। भाई टीबी एक संक्रामण रोग है, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये मत समझो इसका इलाज संभव नहीं, इसका इलाज संभव है। इसलिए आप सब अपने जिसको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, बुखार चढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है, रात को पसीने आते हैं, खून में बलगम में खून आता है, तो ऐसे किसी को भी लक्षण किसी को आते हैं तो वो तुरंत उस कैंपेन जो चलाया जा रहा है कैंप में हर गांव में जाएंगे तो उसमें अपनी जांच करवा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक देश से टीबी मुक्त करना। करनाल की जिला जेल में आज भगवत गीता से जीवन को सुधारने और मन को नियंत्रित करने के बारे में सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और प्रदेश के जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज की अपील पर 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक जेलों में गीता जयंती समारोह चलेगा। उन्होंने कहा कि जेल में बंद लोग गुस्से के कारण अपने मन का नियंत्रण खो देते हैं। गीता के द्वारा हम अपने मन और भावों को काबू में कर ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। एक सवाल के जवाब में जेल मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जेलों में अनेक सुधार कार्य किए हैं। जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी की सारी उसमें है और ये हाँ तो प्रैक्टिकल रूप से और भी लागू है। तो किस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल करें, सबसे बड़ी बात ये है। आज अगर हम जेल में हैं तो जेल में ऐसे साथी, हर साथी जो इसमें यहाँ पर आया हुआ है, मैक्सिमम साथी ऐसे आए हैं जो क्षण भर का गुस्सा, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज करते हैं, कोई ना कोई नासमझी कर देते हैं कई बार। तो वो बातें, उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी बात ये है। उनको किस तरह से धारा में जोड़ना है। आज अगर वो यहाँ है तो वो भी मुख्य धारा में है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे से दूर है। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि जेल में बंद कैदियों को गीता का संदेश दिया गया है ताकि वो निराशा में ना रहें और अपने जीवन में सुधार कर सकें। जेल प्रिजनर्स के लिए वो निराशा में ना रहें, उनके लिए भी आशा के द्वार खुले हैं और वो प्रतिशोध की आग में न जलते रहें, यहाँ रह करके अपने स्वभाव को बदलें। ऐसे कुछ गीता जी के श्लोकों के माध्यम से आज उनको संदेश दिया गया। बहुत शांत भाव से बैठकर, एकाग्र भाव से सबने श्रवण किया और साथ ही साथ क्योंकि गीता जयंती उत्सव आ रहा है और जेलों में भी गीता जयंती उत्सव हो, गीता जी के पाठ हों और हमारे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के अभियान में भी पिछले वर्ष हरियाणा की सभी जेलों की अपेक्षा करनाल जिला की जेल अग्रणी रही थी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।